नमस्ते। मैं शुभंकर प्रकाश, मैनेजर ऑपरेशंस सीजीडी दुमका से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग एक ट्रेनिंग वीडियो बनाएंगे। ट्रेनिंग वीडियो बनाने का एक मकसद है कि इसको देख करके, सुन करके आप बार बार इसको देख सकते हैं और मैं जो भी यहाँ पे सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ वो आप हमेशा रिफ्रेश कर सकते हो जो मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और कम से कम समय में बताना चाहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सीएनजी हैजार्ड्स एंड ईआरडीएमपी। तो आप जानते हो कि हमारा जो बिजनेस है सीजीडी का, वो सीएनजी एज ए प्रोडक्ट यूज करता है। तो जब हम लोग सीएनजी एज ए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। सीएनजी जो है वो आपका नेचुरल गैस है जिसमें ज्यादातर मीथेन रहता है और बहुत लाइट होता है एयर के मुकाबले। तो एयर के मुकाबले लाइट होने से इसमें एक खासियत क्या है कि जैसे ही मान लीजिए कोई लीकेज हुआ तो वो गैस सीएनजी तुरंत ही हवा में उड़ जाता है, वो नीचे नहीं रहता है। उससे वो सेफ बन जाता है। कभी लीकेज हुआ भी थोड़ा बहुत तो तुरंत ही वो डिस्पर्स हो जाएगा आपका एयर में। लेकिन हमारा, आप जानते हो, हजार्ड्स, फिर भी जो खतरा है, हजार्ड्स का मतलब क्या होता है? जो खतरा है। तो हमारा, जब हम सीएनजी का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें जो एसोसिएटेड खतरे हैं वो क्या क्या हैं वो हमको पता होना चाहिए। ये हमको यदि पता होगा, यदि हमको खतरा पता है तो हम उसका निवारण कर सकते हैं, मतलब हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि देखिए, सीएनजी हम लोग पाइपलाइन में डाल रहे हैं या पीएनजी बना करके उसको सेल कर रहे हैं, या हम लोग व्हीकल्स में सीएनजी डाल रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो एक खतरा रहता है वो है कि मान लीजिए कि किसी भी वजह से कहीं से लीकेज हो सकता है, कोई पाइप फट सकती है, कोई वाल्व धोखा दे सकता है। तो वहां से हमारा क्या होगा? सीएनजी लीक हो जाएगा। और लीक हो जाएगा तो हमको डिटेक्ट करके तुरंत उसको रोकना है, रिसाव को रोकना है, और फिर हमको मेंटेनेंस करके ऑपरेशन दोबारा चालू करना है। तो सीएनजी, आप जैसा मैंने बताया कि ये आपका लाइटर होता है एयर से, और सीएनजी जो है वो 5 to 15% का इसका रेंज होता है। जब वो ये होता है, मतलब कि फ्लेमेबल जो रेंज है इसका 5 to 15% ऑफ द एयर मिक्सचर है। मतलब एलईएल हो गया 5%, मतलब इससे कम में ये जलेगा नहीं, और यूईएल हो गया मतलब इसका हायर लिमिट हो गया। मतलब यदि इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा हवा के साथ तो वो जलेगा नहीं। तो जब तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जब भी लीकेज होता है तो हम लोग को वहां पे यदि एक्सप्लोसिव मीटर है तो हम लोग चेक करें कि ये कॉन्सेंट्रेशन में तो नहीं है। यदि कॉन्सेंट्रेशन ये नहीं है इस बीच में तो हम लोग सेफ हैं। तो अभी सबसे, जैसे मैंने बताया, ऑपरेशंस में हम लोग सीएनजी गाड़ियों में भर रहे हैं। तो गाड़ी में क्या होता है? गाड़ी में सिलेंडर होता है, सीएनजी सिलेंडर, जो बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से। उसका जो इंस्पेक्शन भी होता है पेसो की तरफ से, और पेसो उसको फिर सर्टिफिकेट भी देता है, लाइसेंस भी देता है। तो वो जो सिलेंडर है काफी मजबूत बनाया जाता है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि वो सिलेंडर पे रिपेयर कर देते हैं लोग, फिर उसमें कभी डुप्लीकेट भी आ जाता है। तो हम जब ऑपरेशन कर रहे हैं सीएनजी का तो हम लोग को ये इंश्योर करना है कि जो भी सिलेंडर हम लोग कस्टमर का भरते हैं वो कस्टमर का सिलेंडर पैसों के द्वारा दिया गया है, सर्टिफाइड है, और उसका हाइड्रो टेस्ट हुआ है। उसका हाइड्रो टेस्ट डेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। यदि एक्सपायर है तो उसका हाइड्रो टेस्टिंग करके फिर नया उसका सर्टिफिकेट लेकर ही कस्टमर को उसको यूज करना है। तो ये हमेशा हमको ध्यान देना है। प्लस आपको पता है कि सीएनजी भरते समय हम लोग बोलते हैं गाड़ी वालों को कि आप सभी लोग गाड़ी से उतर जाइए, और तभी सीएनजी फिलिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सब एक नॉर्मल हमारा सेफ प्रैक्टिस है कि बाय चांस किसी भी हालत में कस्टमर का सिलेंडर फटना नहीं चाहिए और उससे हानि नहीं होनी चाहिए, जान माल का हानि नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया, ये जो सिलेंडर है फिर जो व्हीकल में है, इसका जो प्रेशर है अंदर में बहुत ज्यादा है, 200 बार से 250 बार, मतलब 200 to 250 बार्स का रहता है, जो काफी हाई प्रेशर है। इसके वजह से यदि भी कभी भी किसी वजह से ब्लास्ट होता है तो काफी ज्यादा इसमें कैजुअलिटी हो सकती है। तो इस चीज को हमेशा हमको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से हम लोग को इंस्पेक्शन और अपने जो ऑपरेशन का एसओपी है उसको बाईपास नहीं करना है। अब दूसरा आता है कि
मान लीजिए कि कभी सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम आया तो हमको क्या करना है। तो सिलेंडर को जैसे यदि कुछ डिफेक्ट आया, मान लीजिए उसमें चोट लग गया, डेंट लग गया, तो हमको उसको सीधा रिजेक्ट ही करना है, उसको रीयूज नहीं करना है। फिर हमेशा हमको डेली चेक करना है कि कहीं भी जो हमारा कार में भी जो सिस्टम है सीएनजी का, वो कहीं से भी लीक नहीं कर रहा है। इवन हम लोग जो अपना सीएनजी स्टेशन है, डीबीएस जिसको कहते हैं डॉटर स्टेशन, उसमें डेली हमारा ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि कहीं से भी जो पाइपिंग वगैरह है, कहीं से भी आपका लीकेज वगैरह नहीं हो रहा है। हर दिन का ये काम है। तो यदि लीकेज कहीं से भी हमको डिटेक्ट होता है, थ्रू सोप सॉल्यूशन हम लोग डाल के चेक करते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि उसको फिर हम लोग रिपेयर करा लेते हैं। और आपको पता होगा कि देखिए काफी जगह एसएस ट्यूबिंग यूज होता है सीएनजी में, बट कुछ रबर ट्यूब्स भी होते हैं, कुछ होजेस भी होते हैं फ्लेक्सिबल, वो सब ज्यादा जल्दी खराब होता है। उसको हम लोग को हमेशा मेंटेन रखना है, इंस्पेक्ट करना है कि यदि इंस्पेक्शन में हम लोग को मिला कि भाई वो अभी डैमेज हो चुका है, फटने लगा, क्रैक आने लगा है, तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस काफी बड़ा रोल प्ले करता है। आपको ऑब्जर्वेशन मतलब आपको इंस्पेक्ट करना है डेली बेसिस पे, और यदि आपको कुछ खराब हुआ आपको दिखता है तो आपको ये सब पार्ट्स रिप्लेस करना है। फिर हम लोग आएंगे कि जो हमारा नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, जैसे कि स्टील पाइपलाइन है, फिर एमडीपी है, तो जो हम लोग पीएनजी में यूज करते हैं, तो वहां पे भी सेम सिचुएशन है। वहां पे भी हमारे प्रेशर रेगुलेटर्स हैं। प्रेशर रेगुलेटर्स क्या करता है कि हम लोग के छोटे पाइपलाइंस में हम लोग हाई प्रेशर नहीं जाने देते हैं। तो हमको हमेशा इंश्योर करना है कि हमारे प्रेशर रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं, और सेफ्टी रिलीफ वाल्व्स वगैरह काम कर रहा है, उसका मेंटेनेंस हमको करना है। और किसी भी हालत में कहीं से भी हम लोग का पाइप बर्स्ट नहीं होना चाहिए, फिर कोई जो फ्यूजन जॉइंट्स है वो सब खराब नहीं होना चाहिए, वहां से लीकेज नहीं होना चाहिए। और हमेशा ये राउंड लगाते हुए हमको ये चेक करना है कि यदि स्मेल आ रहा है, जैसे सीएनजी लीक होगा तो आपको एक स्मेल आएगी, मरकैप्टन हम ऑडोराइजर उसमें डालते हैं, तो गैस ऐसे तो स्मेल लेस है, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ मरकैप्टन जो हम लोग डालते हैं तो उसमें स्मेल आ जाता है, और वो हम लोग स्मेल सूंघ करके हमको पता चल जाता है कि वेदर कहीं पे लीकेज है कि नहीं। यदि लीकेज हम लोग को पता चलता है तो इमीडिएट हम लोग को मेंटेनेंस करना है। इवन प्रेशर ड्रॉप यदि आता है पाइपलाइन में, आपका प्रेशर ड्रॉप से भी पता चल जाता है कि कहीं से ना कहीं से लीकेज हुई है। तो ये सब भी हम लोग को हर रेगुलर रूप से देखते रहना है। फिर इनकेस सीएनजी में और क्या बता सकते हैं, सीएनजी में ये हो गया आपका। दूसरा है कि इग्निशन का जो सोर्स है, इग्निशन का सोर्स भी एक हजार्ड है, बिकॉज हम ये मान के तो चलते हैं कि हमारे लोकेशन में कहीं भी लीकेज नहीं है, लेकिन लीकेज कभी भी हो सकता है। तो सेकेंड सेफ्टी हमारा क्या है कि कोई भी हम लोग फ्लेमेबल चीजें हम लोग जहाँ पे जैसे हमारा टैंक कंप्रेसर है या स्टैटिक सिलेंडर्स है, वहां पे हम लोग फ्लेमेबल कोई भी लाइट्स हो या कुछ भी हो हम लोग जाने नहीं देते। आपको पता होगा कि सारा एरिया हम लोग बैरिकेड मतलब फेंसिंग किया हुआ है, और फेंसिंग से क्या होता है कि वहां पे हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, किसी को मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं करते हैं, कोई भी फ्लेम्स वहां पे अलाउड नहीं होता है, मतलब आप ना सिगरेट पी सकते हैं ना उधर बाइक्स वगैरह लेके जा सकते हैं। तो और वहाँ के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी है वो सब फ्लेम प्रूफ है, ईएक्स प्रूफ है। तो ये सब हम लोग इंश्योर करते हैं। उसी तरह क्या है कि इनकेस यदि लीक हो जाता है तो और हम लोग को सभी लोग को वहां से हटा देना है, ताकि किसी भी दूसरे तरह से कहीं वहां गलती से फ्लेम ना आ जाए। बिकॉज आपको पता है कि जो फायर ट्रायंगल होता है, फायर ट्रायंगल में आपका एक जो है दिस इज हीट, मतलब हीट जो होता है ये फ्लेम ही है, फ्लेम देन फिर आपका फ्यूल है, फ्यूल में आपका सीएनजी आ जाएगा, एंड ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो हर जगह है, ऑक्सीजन हर जगह है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर इंपॉर्टेंस देते हैं फ्यूल और हीट को नहीं आने देने के लिए। तो इस तरह से हम लोग जो हैजार्ड्स, बेसिक हैजार्ड्स है हमारे सीएनजी प्रोडक्ट्स में, उसको हम लोग हैंडल करेंगे। इन केस यदि ये हैजार्ड्स मतलब इतना हम लोग कंट्रोल करने के बाद भी किसी वजह से लीकेज हो जाता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई
हाँ, जैसे कि अभी देखिए कि पाइपलाइन हम लोगों ने ले किया है ग्राउंड में, कई लोग क्या है अनजान होकर के या बदमाशी से वहां पे एक्सकवेशन का काम करते हैं। बिकॉज यदि पाइपलाइन नीचे है और एक्सकवेट हम लोग कर रहे हैं जेसीबी वगैरह से, तो उससे क्या होगा कि पाइपलाइन डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंटली वहां पे लीकेज हो सकती है, जो बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है। तो वैसे केस में जो मतलब अनकंट्रोल्ड किसी के गलती से वैसा हो गया है, लीकेज आ गया है, तो इन दैट केस हम लोग को ईआरडीएमपी मतलब हमारा जो रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स इमरजेंसी, उसके तहत हमको एक्शन में आना है। और इसीलिए ये ईआरडीएमपी हम लोग एक चार्ट ऑर्गोनोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें कि हर कोई का रोल डिफाइन किया हुआ है कि इनकेस ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है, हमारे सारे कोशिशों के बाद भी कुछ हो जाता है दुर्घटना, तो हमको इस ईआरडीएमपी चार्ट के अनुसार हम लोग को उसको काबू करना है। तो इसमें देखिएगा लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। तो 3 तरह के लेवल डिफाइंड है। अब देखिए कोई भी आग होता है, मान लीजिए कि वो बहुत छोटा है, जैसे हम लोग मानते हैं कि बहुत माइनर लीकेज है, और माइनर लीकेज में हम लोग उसको भी लेवल 1 में काउंट करते हैं। यदि लीकेज भी है और थोड़ा ज्यादा है तो हम लोग लेवल 1 में करते हैं, और यदि उस वजह से फायर भी हो गया तो हम लोग उसको लेवल 1 में रखते हैं। कब तक रखते हैं? जब तक कि मान लीजिए हम लोग उसको कंट्रोल कर सके। जैसे आग यदि लग गई तो वो आग मान लीजिए 5 मिनट के अंदर हम लोग बुझा दिया, या हम लोग उसको बुझाने में कामयाब हो गए विद इन एटलीस्ट 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, और हमारे प्रीमाइसेस के अंदर है। प्रीमाइसेस अभी किसको बोलेंगे? जैसे कि अभी जैसे ये विष्णु फ्यूएल स्टेशन है, तो विष्णु फ्यूएल स्टेशन में उसके अंदर ही आग है और काफी ज्यादा वो फैला नहीं है, तो उसको हम लेवल 1 मानते हैं। उसी तरह कोई स्टेशन है जहाँ पे बाउंड्री वगैरह है हमारा, और बाउंड्री के अंदर बहुत छोटे से जगह में, जैसे इस रूम में मान लीजिए फायर हुआ है, तो इसका क्या है, प्रभाव बाहर नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम लोग लेवल 1 में ही कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग अपने कोशिश से बुझा सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि हमारे 4 टीमें हैं। लेवल 1 में हम लोगों ने 4 टीम फॉर्म किया है। पहला है आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, सपोर्ट सर्विस है। तो सपोर्ट सर्विस में देखिए उसमें कौन कौन आएंगे? जो पेट्रोल एंड डीजल का आपका फिलर्स हैं, जो पेट्रोल डीजल फिल करते हैं गाड़ियों में, वो जो स्टाफ रहेगा वो आपका सर्विस सपोर्ट में आएगा। इनका काम क्या क्या है? इनका काम है जैसे कि ईएसडी प्रेस करके पेट्रोल डीजल का जो सेल है वो स्टॉप कर देना। दूसरा है कि वहां पे जो गाड़ियां आई हुई हैं भराने के लिए तेल, उनको तुरंत इवैक्यूएट करना, उनको वहां से निकाल देना, और फिर निकालने के बाद बैरिकेड कर देना है इन एंड आउट पे, ताकि आपका कोई भी गाड़ी फिर से ना आ जाए और कोई बाहर भी नहीं जाए। तो हमको पूरी तरह से वो आरओ को क्लोज करना है बैरिकेडिंग करके, और उसके बाद फिर वो लोग जैसा स्टेशन मैनेजर बताएंगे वैसा उनको कार्रवाई करना है। दूसरा जो टीम है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें जो है स्टेशन मैनेजर जो है उनका रोल है। उनका सबसे पहला रोल क्या होता है कि कॉल करे, जो भी अपने एसआईसी है, सीआईसी है, इनको कॉल करके फायर का सूचना देंगे और उनको आने के लिए बोलेंगे। जब मान लीजिए कि कंट्रोल हो गया फायर तो ठीक है, अदरवाइज उनको मिनिमम पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और पुलिस को इनको इन्फॉर्म करना है, ताकि वो लोग भी आकर के पब्लिक को हैंडल करें और चीजों को थोड़ा हैंडल करें, ताकि हमारा जो फायर फाइटिंग है वो उसमें दिक्कत ना आए। फिर उनका क्या रहता है कि हाँ, उनको फिर तुरंत देखना है कि सारा ऑपरेशन बंद हो गया है उस रिटेल आउटलेट का, और उसके बाद उनको ध्यान रखना है कि जो कोई भी वहां पे ह्यूमन कैजुअलिटीज ना हो, और किसी को इंजरी हुई है तो उसको फर्स्ट एड दे करके उसको हॉस्पिटल भेजा जाए। तो ये सबसे प्राइम उनका रोल रहता है। फिर तीसरा जो टीम है वो है फायर एंड सेफ्टी। अब फायर एंड सेफ्टी वाला क्या करेगा कि जो सीएनजी हमारा डिस्पेंसर है उसका ईएसडी प्रेस करके उसको बंद करेगा। उससे क्या होगा, ऑपरेशन बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो नियर बाई फायर एक्सटिंग्विशर है उसको ऑपरेट करके फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। और मान लीजिए कोई एलसीवी, हमारा सीएनजी एलसीवी खड़ा है तो उसको भी बाहर निकालेगा वहां से। और इसके बाद क्या करना है, आग तो बुझ गई, लेकिन आग बुझने के बाद उसको लीकेज भी अरेस्ट करना है, कि जिस वजह से जहां से सीएनजी निकल रहा था, तो सीएनजी का लीकेज अरेस्ट करेगा, और उसके बाद वो मैनेजर का इंस्ट्रक्शंस का वेट करेगा और उसको फॉलो करेगा। जो मेंटेनेंस टीम है, मेंटेनेंस टीम में हमारा जो कंप्रेसर ऑपरेटर है वो क्या करेगा कि वो भी ईएसडी प्रेस करेगा, जो कंप्रेसर का ईएसडी है, और उसके बाद वो लीकेज
फाइंड आउट करेगा और उसको बंद करने की कोशिश करेगा। यदि जरूरत पड़ती है तो हमारा CO2 फ्लडिंग सिस्टम है कंप्रेसर में, उसको भी एक्टिवेट कर सकता है यदि वो ऑटो एक्टिवेट नहीं हुआ है, और फिर फायर फाइटिंग को मदद कर सकता है फायर फाइटिंग में। और फिर स्टेशन मैनेजर का फिर इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा, वो जैसा सिचुएशन रहता है वो उस हिसाब से उसको एक्शंस लेने हैं। तो ये चारों का टीम का हमारा रोल डिफाइंड है। अभी मान लीजिए कि जो जैसा मैंने बताया था कि आग बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज लीकेज आग मान लीजिए बहुत बड़ा है और ये तो गैस है, मान लीजिए बहुत बड़ा कोई उसमें होल हो गया, डेंट हो गया, पाइप फट गया, तो वो क्या है, प्रोडक्ट आगे तक बढ़ सकता है और काफी बड़े एरिया को वो ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो उस केस में यदि हमारे प्रीमाइसेस से बाहर चला जाता है फायर का सिनारियो और हम लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं उसको जल्दी से जल्दी बुझाने के लिए, मतलब 15 मिनट आधे घंटे में नहीं बुझा पाते हैं, तो हमको फिर ये सेकेंड लेवल में चला जाएगा। और सेकेंड लेवल में फिर हम लोग को सहायता लेनी पड़ेगी अपने कंट्रोल रूम की, जो HPCL का CGD कंट्रोल रूम है, फिर रिटेल जो MS डीजल का रिटेल सेल्स ग्रुप है उनसे हेल्प लेना पड़ेगा, म्यूचुअल एड जैसे कि IOCL है, फिर अदानी गैस है, फिर अपने दूसरे मालदा जी है उनसे मदद लेना पड़ेगा, फिर एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स का भी मदद लेना पड़ेगा, फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, फिर म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन एंड और कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज का हमको मदद पड़ सकता है। तो इनको हमको अब कांटेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा कि भाई आप सर, आप लोग को हम लोग सूचित कर रहे हैं कि ऐसा काफी भड़क चुका है आग और आप भी आइए हमारा हेल्प कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका लेवल 2। अब लेवल 3 क्या कब होता है? लेवल 3 होता है यदि आपका आग इतना ज्यादा देर से जल रहा है कि ये लोग भी मदद करके उसको बुझा नहीं पा रहे, फायर ब्रिगेड भी आ गया लेकिन वो बुझ नहीं पा रहा है। ऐसे कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं हमारे देश में, जैसे जयपुर फायर जो जयपुर में हुआ था IOCL के टर्मिनल में, आपको पता है आग मतलब 4 दिन 5 दिन तक जलती रही थी जब तक प्रोडक्ट पूरा खत्म नहीं हो गया। तो मान लीजिए ऐसा कोई आग होता है जो घंटों चल रहा है, 4-5 घंटे, फिर मान लीजिए दिन तक चल रहा है, तो वैसे फायर में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको आकर के सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है और एक ग्रेटर रेस्पॉन्स फिर उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, जो उनके इंस्ट्रक्शंस में फिर सभी लोग मिलकर के करते हैं। तो उनके आने के बाद उनके ही इंस्ट्रक्शन से हम लोग चलेंगे। अभी इसमें देखिए, इसमें जब इतना बड़ा आग हो जाता है तो ये NDRF को भी बुलाया जाता है। NDRF आपको पता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक टास्क फोर्स है जिसको बनाया ही इसलिए गया है कि वो इस तरह के बड़े इमरजेंसीज में जा करके अपना जो एक्सपर्टीज है, वो लोग काफी स्किल्ड होते हैं टू हैंडल ऑल सच टाइप ऑफ इमरजेंसी, वैसे इमरजेंसीज को वो हैंडल करें। तो आपके जो कलेक्टर साहब हैं वो इनको NDRF को भी सूचित कर सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं। तो इतना करने के बाद ये पाया गया है कि नॉर्मली यदि हमारा सेफ्टी मेजर्स है, हमारे इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस अच्छे हैं, मेंटेनेंस हो रहा है, हमको ट्रेनिंग मिल रही है, हम लोग को सूचनाएं मिल रही है, हम लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं, तो कभी भी इतना बड़ा हादसा तो नहीं होगा। लेकिन इन केस होता है तो हमारा रेस्पॉन्स भी उसी तरह से हम लोग का तैयार है। तो ये ट्रेनिंग के थ्रू हम ये चाहते हैं कि हर एक बंदा जो इस CGD बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसको ये बात समझ में आ जाए कि वो जो प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हैं उसमें क्या क्या खतरा है, मेंटेनेंस जरूरी है, सेफ्टी के नियम जरूरी हैं, SOP फॉलो करना जरूरी है। और इनकेस उससे भी नहीं होता है, कोई बाहर से आकर के बिना अनऑथराइज्ड ड्रिलिंग करता है, एक्सकवेशन करता है या फिर कुछ थेफ्ट करता है, उसमें कुछ फायर हैजार्ड होता है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो इसके साथ मैं इस ट्रेनिंग को समाप्त करूंगा। होप है करता हूं कि आप लोग सभी इसको समझ गए होंगे। इसको बार बार देखिए इस वीडियो को आप, ताकि आपको मतलब सारी चीजें आपको ध्यान में आ जाए, और आपका जो भी सुझाव रहेगा वो मुझे बताइएगा, ताकि मैं फिर अलग से एक वीडियो बना करके इसको और इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल इसको बना सकूं। तो इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद लेता हूं। थैंक यू।